अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला मुकम्मल हो गया है। आज नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, परवेज़ खटक और बानी चेयरमैन PTI समेत तमाम सियासी जमातों के सरबराहान और अहम रहनुमाओं ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कल से अब इन पेपर्स की जाँच पड़ताल का अमल शुरू हो जाएगा, जो 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्तें भी सामने आ गई हैं, लेकिन इंतखाबी निशान न होने के बाइस PTI की फहरिस्त रोक ली गई है। PTI इंतखाबी निशान के हवाले से मंगल को अदालत जाने का ऐलान कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी को भी लगता है कि चेयरमैन PTI को रिलीफ दिया जा रहा है। अब ये कैसा रिलीफ है कि बानी चेयरमैन जेल में है, रहनुमाओं का कुछ अता पता नहीं है और इंतखाबी निशान बचा नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन, PTI से जन्म लेने वाली PTI पार्लियामेंटेरियंस इस सूरत हाल को किस तरह से देख रही है? खैबर पख्तूनख्वा में कितने हलकों से उनके मैदान में हैं? खान को वज़ीर आज़म बनाने के दावेदार परवेज़ खटक साहब क्या अपनी पार्टी को जीत दिला सकेंगे? इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम खटक साहब। वालेकुम सलाम। खटक साहब, सबसे पहले तो सर, कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त ख़त्म हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के 45 हल्के, सूबाई के 115 हल्के हैं। PTI कितने हल्कों पर उम्मीदवार मैदान में उतार रही है? और सर, क्या किसी पार्टी से सीट एडजस्टमेंट का इम्कान है या बातचीत चल रही है? खटक साहब, इस वक्त तो तकरीबन समझे कि हम 60-70% हल्कों में हमारे लोग आ गए और कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जो आज़ाद लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह वो जीतेंगे, वो भी हमारे साथ आएंगे। तो अब और भी लोग हमारे पास आ रहे हैं इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि 80% हल्कों पे हमारे लोग खड़े होंगे। सर, पंजाब और सिंध वगैरह नहीं है इस वक्त? वहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं आ रहा है पार्लियामेंटेरियंस का? देखिए, मेरे पास टाइम कम था, मेरी पार्टी को बने हुए 3 महीने हुए। मैंने पूरी तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा पे दी है, क्योंकि फिर ना इधर का रहता ना उधर का। पार्टी तो सारे मुल्क की है। इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद वक्त मिलेगा तो फिर हम पंजाब में मेरे दोस्त हैं, सिंध में हैं, बलूचिस्तान में हैं। इस पार्टी को आगे लेके जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरी तवज्जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा पर है। चाहिए। आपने अपनी सारी की सारी तवज्जो जो है वो KPK में रखी हुई है। अच्छा सर, ये फरमाइए, मुल्क में इलेक्शन के लिए मैदान सज चुका है, उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने के इल्ज़ामात लग रहे हैं। सर, सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा कर रही हैं। PTI इंतखाबी निशान से महरूम हो चुकी है। इस सारी सूरत हाल को PTI पार्लियामेंटेरियंस किस तरह से देख रही है? और अगर इलेक्शंस ऐसे होते हैं सर, तो क्या साख होगी इलेक्शन की? देखिए, मेरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में किसी से कागज़ नहीं छीने गए, किसी को नहीं रोका गया, सब ने कागज़ दाखिल किए हैं। और अगर उनसे पार्टी का निशान किसी ने छीना नहीं है, कोई गुंडागर्दी का निशान छीन लो, ये तो उनके अपने करतूत है। इलेक्शन सही नहीं करा, इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। तो ये छीना नहीं, गलत बात है, छीना नहीं गया। अपने इलेक्शन कराने होता है। मैंने पार्टी बनाई, पूरी फॉर्मेलिटी पूरी की। मुझे ख़ुद 2 महीने लगे उसको रजिस्टर करने में, कोर कमेटी बनाने में, ओहदे देने में। अब उसका कानून है कि उसके बाद साल के अंदर इलेक्शन कराने हैं, वो भी कराएंगे। तो अगर आप प्रोसेस को नहीं चलाते हैं, अपने पार्टी में जमहूरियत नहीं ला सकते, तो क्या उम्मीद रखते हैं कि मुल्क पर आप जमहूरियत लाएँगे? हमारी तहरीक इंसाफ में एक ही दफ़ा इलेक्शन हुआ है 2011 में, जिसमें मैंने हिस्सा लिया। हम प्रोसेस से निकले। हमने विलेज काउंसिल में वोट, हर गांव में वोट बनाए, फिर विलेज काउंसिल इलेक्शन हुए, तहसील, ज़िला, सूबा, रीजन, फेडरल, सारे इलेक्शन। और हमें 6 महीने का प्रोसेस लगा। और उसी इलेक्शन में मैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान PTI बना अपने मेहनत से। तो जब इमरान खान कहता है कि हमने इसको इंस्टीट्यूशन बनाना है, उसके बाद कहाँ गई वो इलेक्शन? जाली इलेक्शन, लोगों को जमा करके कागज़ भर के, और ना मीटिंग हुई ना कुछ। जितने PTI में उसके बाद इलेक्शन हुए जाली थे। तो आखिर पकड़ा ही जाना था, चोर पकड़ा जाता है, कब तक चोरी करेगा? परवेज़ साहब, आप कहते हैं कि बल्ले के निशान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम और निशान ख़त्म हो जाएगा। कैसे होगा सर? मैंने तो नहीं कहा कि नाम निशान ख़त्म हो जाए। मैंने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया वो सोच समझ के किया, कानून के मुताबिक किया। क्योंकि इलेक्शन आपके सामने था, फ्रॉड इलेक्शन था, कहाँ नॉमिनेशन। हमें तो ये भी नहीं पता उनके वोटर कौन थे, वोट किसने देना था। कोर कमेटी तो थी नहीं,
कोई जो कोर कमेटी लोग अक्सरियत लोग तो पार्टी छोड़ गए, तो वोट किसने देना था, किसने दाखिला देना था, कई अखबारों में आया, कोई उनका जो नॉमिनेशन पेपर्स है वो किसी को नज़र आए, कुछ भी नहीं, बस इलेक्शन हो गए। मुकाबला नहीं है, मज़े की बात है कि मुकाबला कोई नहीं है, चलो मुकाबला नहीं है लेकिन लोगों को तो जमा करके कोई सामने को पेश करो कि इन्होंने ये किया, तो किसी को मौका ही नहीं दिया, और जब मौका नहीं दिया तो अब उसकी सज़ा मिलेगी। ठीक, अच्छा सर चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने बानी एंड चेयरमैन सर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ इन दोनों से दो हाथ आगे करार दिया है। अब ये फरमाइएगा उन पर करप्शन का इल्ज़ाम क्योंकि आपने आयद किया है, तो क्या करप्शन किया उन्होंने सर और कैसे किए है, और ये सिलसिला कब से चल रहा था सर? वज़ीर आज़म बनने के बाद से ये सिलसिला चल रहा था या जब KPK की हुकूमत मिली थी ये तब से सिलसिला चल रहा था खटक साहब? देखिए आप सादे लोग नहीं, आपको सारा पता है, मेरे से क्या पूछते हैं, आपको सब पता है कि इनका किरदार क्या था, मुल्क के साथ इन्होंने क्या किया, इस मुल्क का बेड़ा गर्क किसने किया। मैं रिश्वत की बात नहीं करता, मैं तो बड़ी बातें करता हूँ। मैं कहता हूँ ये मुजरिम है, ये इस मुल्क के मुजरिम है, इस मुल्क के गद्दार है, इन्होंने पाकिस्तान से धोखा किया। अच्छा भला मुल्क था, कर्ज़े कोई नहीं थे, कर्ज़े चढ़ा दिए, अब कर्ज़ा उतारने के लिए फिर कर्ज़ा और फिर सूद देने के लिए कर्ज़ा, और फिर कर्ज़ों के शराइत, महंगाई इनकी वजह से, बेरोज़गारी इनकी वजह से, सारी ज़िंदगी तो ये हुकूमत चलाते रहे। यहाँ कोई अंग्रेज़ या हिंदू तो नहीं आए थे, ये मुजरिम है ना। इनसे पूछा जाए कि ये मुल्क क्यों आगे नहीं गया, सारी दुनिया आगे निकल गई। अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क, पहले 1 रुपये में 300-400 अफ़गानी मिलते थे, अब 4 रुपये का 4 रुपये पर 1 अफ़गानी है, क्योंकि उन पर कर्ज़ा कोई नहीं। यहाँ पर बांग्लादेश जैसे मुल्क हमसे आगे चला गया क्योंकि कर्ज़ा कोई नहीं। ये रशिया, ये जितने ममालिक है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, कोरिया है, ये सब हमसे पीछे थे। हम उनका अल्लाह ताला नहीं जिनसे सवाल करना है, इन मुजरिमों में इमरान खान भी शामिल हैं खटक साहब? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मुजरिम है क्योंकि उसी डगर पे वो चला। मैं 4 साल उनके साथ रहा, मैं इसलिए आया था, मैं वजारत छोड़ कर आया था। 5 साल मैंने मेहनत की, इस सूबे को आगे लेकर गया, मेरे रिफॉर्म्स पर इलेक्शन कैंपेन की। फिर मैं पूछता रहा कि आप पंजाब में पुलिस ठीक करो, एजुकेशन ठीक करो, हेल्थ ठीक करो, पटवार खाने ठीक करो, रिश्वत पे हाथ डालो, वो नहीं कर सकते तो इस्लामाबाद में मिसाल बना दो। कोई काम नहीं किया इस मुल्क ने। पाकिस्तान में क्या मिला 4 साल में? तो मैंने नहीं देखा कि इकॉनमी बेहतरी हो, तो मैं मान जाऊँगा। कोई यहाँ पर डॉलर आना शुरू हो गए, जैसे कहते हैं बारिशों की, डॉलर की बारिश होगी, कहाँ गया हमारा डॉलर ही गायब हो गया। यहाँ कहते थे कि रोज़गार के लिए पाकिस्तान में लोग रोज़गार लेने आते, अब तो लाखों लोग बाहर जा रहे हैं। वो जो अच्छा भला मुल्क था उसको ही बिगाड़ दिया, नया पाकिस्तान कहाँ से बना। तो मैं तो यही सोच के हैरान हो गया कि मैं तो आया था, ये एक लीडर है, ईमानदार होगा, मुल्क को आगे ले जाएगा, कर्ज़े उतारेगा, लेकिन वो भी वही कर्ज़े लेता रहा। इमरान खान ने कहा था तकरीर में कि अगर मैं कर्ज़ा लूँगा मैं ख़ुदकशी करूँगा, तो कर लेना ख़ुदकशी। झूठ, सारा झूठ, फ्रॉड। 4 साल मैंने देखा, 5 साल तो मैं वज़ीर आला था, उसका कोई उसमें मुदाखलत नहीं थी, लेकिन 4 साल मैंने देखा कैबिनेट में कोई मैंने स्कीम नहीं देखी कि इस मुल्क के लिए बेहतरी होगी। इस सूबे के पैसे रोक दिए, इस हमारे सूबे को कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया, पठानों को बेवकूफ़ समझता है, हमारे पैसे रोके। कोई ऐसा प्रोजेक्ट कोई बता दे 4 साल में वफाक ने सूबे में किया। हमारे तो अपने पैसे रोक दिए, नेट टाइटल के पैसे रोके गए। मैं लड़ता रहा पैसे। ठीक, खटक साहब ये आप आ गए जब मरकज में PTI की हुकूमत थी और KPK में भी PTI की हुकूमत थी। लेकिन मैं जरा आपको वापस लेके जाना चाह रही हूँ उस वक्त जब KPK में आप उस वक्त वजीर आला थे, मिसाली सूबा आपने बनाया, सिस्टम को बेहतरीन किया, जिसकी बुनियाद पर फिर अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मारा KPK में और अगेन हुकूमत बनाई। तो सर जब आपने इतने ज़बरदस्त वहाँ पे काम किए, मिसाली काम किए, वहाँ पर इमरान खान ने आपको नहीं रोका, तो पंजाब में कैसे रोक रहे थे? नहीं, मुझे वो रोक ही नहीं सकता था। मेरी तो अपनी सोच है, मेरा अपना विजन है। इमरान खान मुझे कैसे रोक सकता था? कई चीज़ें वो नहीं, जैसे BRT है, कहते ना बनाओ। मैंने कहा मेरे सूबे की आज BRT दुनिया में टॉप 3 में आ गई, टिकटिंग नंबर 1 आ गई, और सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग जो है इस वक्त 3 लाख से ज़्यादा एवरेज रोज़ सफ़र करते हैं पंजाब। यानी सर जिसे इमरान खान साहब जंगला कहा करते थे, वो खान साहब नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि आपने उनको कन्विंस किया या आपने उनको कहा कि मेरे सूबे की ज़रूरत है इसलिए BRT बना। नहीं, वो तो इनकारी थे, मुझे तो उन्होंने कहा मत बनाओ। मैंने उनको कहा चलें पेशावर चलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि आपने वादा किया, मैंने भी किया, दोनों चलते हैं पेशावर और कहेंगे कि हम आइंदा पेशावर नहीं आएंगे। उस वक्त उठ के चला गया, मैंने BRT बनाई। फिर जब बन गई, इफ्तिताह कर रहा था, तो आपको अगर वो क्लिप याद हो तो उसमें ख़ुद कहा कि परवेज़ खट्टर ठीक था और मैं गलत। हमेशा कोई काम जब उससे हो जाती थी मुझे कहते यार तुम ठीक कहते थे। उसकी अपनी सोच ही नहीं है।
वो लोगों के उसके कान बड़े कच्चे हैं, लोगों को इस्तेमाल करता है अपने मकसद के लिए। आजकल वकीलों को इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को नज़र नहीं आ रहा। आजकल वकीलों को इस्तेमाल कर रहा है और जब वक्त आएगा तो वकीलों की हैसियत कोई नहीं होगी। वो हर एक को बारी बारी इस्तेमाल किया, किसी पे एतमाद नहीं करता, उसका कोई दोस्त नहीं है, वो किसी का हमदर्द नहीं है, वो सिर्फ डिक्टेटर बनना चाहता है इस मुल्क में। खटक साहब, आपने कहा कि आपको नहीं रोक सकते थे खान साहब, आपका एक अपना विजन है, आपका एक अपना तरीका है काम करने का। तो फिर सर उसके बाद जब केपी में पीटीआई की हुकूमत आई, महमूद खान साहब वजीर आला बने, तो क्या उनको खान साहब रोकते थे काम करने से? यकीनन बड़ी रुकावट थी, क्योंकि उस वक़्त आज़म खान यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी था मेरा आखिरी 10 महीने, लेकिन मैंने बाईपास किया, मैंने अपने काम निकाले। वहाँ पर तो इमरान खान तो हुकूमत नहीं चला रहा था, मैं वहाँ था, वहाँ तो आज़म खान सब कुछ करता था। सारे अफसर आईजी से लेकर चीफ सेक्रेटरीज पंजाब के, केपी के, आज़ाद कश्मीर के, गिलगित के, सब वो लगाता था। मैंने खान को कहा, मैंने कहा जी आपकी तो रेट ही ख़त्म है। कहते कैसे? मैंने कहा जी आपको तो कोई देखता नहीं, सब तो आज़म खान की तरफ देखते हैं। तो कहते क्या करूं? मैंने कहा खुद लगाओ उसको, कहो काम करो, नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे से हिसाब करूंगा। इतनी सी बात है। लेकिन उसको ये परवाह नहीं है, वो असल में उसने लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, हिप्नोटाइज़ कर दिया झूठ से। हमें वो कहता था कि ज़्यादा पॉइंट्स ना लिया करो तकरीरों में, चंद 5-6 पॉइंट रखो, उसी पर हैमर करो, लोगों के दिमाग में डालो, वो झूठ भी है ना वो सच हो जाता है। कोई डिनाई करे, अपने कैबिनेट के मेंबर से पूछे, सबको ये कहता था कि लोगों के दिमाग में चीज़ें हैमर करो, लगे रहो तो झूठ भी सच हो जाता है। वही इसने क्या, झूठ को सच बना दिया। लोग समझते हैं कि इमरान खान हमारा निजात दहिंदा है। मैं कहता हूँ इमरान खान इस मुल्क की तबाही है। उसने अब हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ इनकलाब शुरू किया, तो फ़ौज के ख़िलाफ़ इनकलाब लाना हमें हिंदुस्तान के ग़ुलामी देना चाहता है। फ़ौज जिस दिन कमज़ोर हो जाए, दहशतगर्दी बढ़ेगी, अफ़गानिस्तान हमें खा जाएगा। हमें नहीं बताया गया कि गिरफ़्तारी, जिस दिन गिरफ़्तार होगा तो आप फ़ौज पर हमले कर दो। हाँ, जितने सीनियर लीडर्स हैं, उसने अलग एक टीम बनाई थी कि जब मैं गिरफ़्तार होंगे तो फ़ौज पे हमला। हमारे तो सियासी लोग हैं, हमें कहते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस के सामने एहतजाज करो, चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने करो, गवर्नर हाउस के सामने जाओ। ये कौन सा जो सारी बातें आप कर रहे हैं ना, जो बातें आप कर रहे हैं ना सर, ये सारी बातें इमरान खान साहब भी किया करते थे, लेकिन उस वक्त किया करते थे जब वो हुकूमत में होते थे। जैसे ही वो हुकूमत से निकाले गए, उसके बाद वो इदारों के खिलाफ हो गए, और उसके बाद जो उन्होंने किया वो बातें सारा पाकिस्तान जानता है, ज़बान ज़दे आम है। अच्छा, ये जो आज़म खान साहब का तस्करा आपने किया, आपने कहा कि आप उन्हें बाईपास किया करते थे, तो सर फिर आज़म खान ऑब्वियसली विफाक में चले गए, तो क्या वहाँ पर फिर आपको रेकमेंड किया गया? किस चीज़ के लिए? आपने रेकमेंड किया था आज़म खान साहब को विफाक में? नहीं, मैंने नहीं रिकमेंड किया था, वो इमरान खान का चाहता था। मेरे साथ खुद धोखा किया इमरान खान ने, मेरे साथ कमिटमेंट की। जब मुझे वज़ीर आला नहीं बना रहा था तो मैंने 2-3 शर्तें रखी। तो मैंने उनको कहा कि मैं इंटीरियर मिनिस्टर बनाओगे, ठीक है, मैं MPA खुश हूँ। मेरे साथ उठ के 2 दफ़ा हैंड शेक किया कि मेरा वादा, लीडर का वादा इस तरह होता है कि तुम हैंड शेक करो, वादे से फिर जाओ। फिर मुझे कहते तुम्हें सदर पाकिस्तान बनाता हूँ। मैंने कहा सूबे से तो निकाल दिया, तुम्हारा मकसद है कि मैं सियासत से बिना, मैं ये ख्वाब, तो ये अल्फाज थे कि ये ख्वाब नहीं पूरा होगा आपका। फिर उसके बाद कभी क्या, फिर एंड में कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर बन जाओ। तो मैंने उस वक्त, चूँकि मैं सियासी आदमी, मैं मौके की तलाश में था कि मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई। तो वहाँ 4 साल असम्बली मैं चलाता था, MNAs मैं संभालता था, मैं औसत कैसर। जब सूबे में हालात ख़राब हो गए, मुझे सूबे का सदर बनाया, मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया सूबे में। 2 लाख मेरा टारगेट था, ज़िले तहसील की तंजीमें बनाई, सैकड़ों लोग उसमें ओहदे दिए, एक स्ट्रक्चर बनाया। वो इस्तेमाल करता है उसको। जब मेरा मकसद उसका था तो मुझे आगे ले आया। हालांकि अभी देखें उसका मकसद क्या है। अभी जो चेयरमैन बनाया डॉक्टर को, बैरिस्टर गौहर को, हमने इसको शामिल किया। इसकी क्या सोच है, इसकी PTI के साथ कौन सी हमदर्दी? लेकिन वो चाहता है कि ऐसा आदमी हो कि मैं कहूँ सिट तो सिट और स्टैंड। यहाँ इतने PTI में लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कोई भी इंसान का बच्चा नहीं था कि इसको ये ओहदा दे देता। ये कौन सा इंसाफ है कि एक बंदा साल पहले आता है, आप उसको चेयरमैन PTI बना दो? तौबा यार, ऐसे लोगों से तौबा। और फिर जो बुज़दार को वज़ीर आला बनाया, बुज़दार तो इलेक्शन आज़ाद लड़ा था, तो PTI के 150 MPs से ज़्यादा आए थे। क्या उनमें इंसान का बच्चा नहीं था वज़ीर आला बना था? कुर्बानियाँ लोगों ने दी और बुज़दार मज़े कर गया। तो ये उसकी सोच है, वो सिर्फ अपना मकसद हासिल करता है। पार्टी वार्टी सियासी लोग उसको अच्छे ही नहीं लगते। अच्छा,
खटक साहब, मैं ज़रा आपका ओपिनियन सुनना चाह रही हूँ। आपके पास जो खबर है मैं वो जानना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। बुज़दार साहब क्यों वज़ीर आला बनाए गए? सर आप बताएं क्यों बनाए गए वैसे बुज़दार साहब? 150 लोगों को छोड़ के बुज़दार साहब के लिए कुराए फाल क्यों निकला? उसकी लॉटरी निकल आई, हमें तो खुद नहीं पता था। कोई कहता है क्या, कोई कहानी बड़ी है, कोई कहता है कि इस अल्फ़ाबेट से नाम शुरू होगा। तो ये इस तरह वो आप अपने लीडर बनाते हैं, इस तरह इंस्टीट्यूशन को आपको आगे ले जाएंगे। वो तो बस आई डोंट नो क्यों अल्लाह उसको अकल दे कि उसने क्या फ़ैसले किए। ये इतने लोग, वज़ारत आला का मनसब जो है ना पंजाब का, वो बहुत बड़ा होता है सर। तो आप तो बड़े करीब रहे इमरान खान साहब के, आपने कभी सवाल नहीं किया उनसे? उस्मान बुज़दार सवाल को हज़ारों सवाल, हमारी पूरी कमेटी बनी, 5 दफ़ा मीटिंग्स की कि खुदा के लिए इसको हटाओ क्योंकि ये मुसीबत ला रहा है पार्टी के लिए। तो वो उसने नहीं माना। तो मैं एक देखें बात सुने, मैं उनके साथ वो फेडरल मिनिस्टर था, मैं जब कैबिनेट जाता था रोज़ कोई नया नमूना वहाँ बैठा होता था, पूछता कौन है जी, एक एडवाइज़र बन गया, कोई स्पेशल असिस्टेंट बन गया। मैंने कई दफ़ा इमरान खान, ये जो मैं बात कर रहा हूँ मैं चैलेंज करता हूँ सबको, PTI वालों को, इसमें कोई झूठ मिला तो मुझे सज़ा जो चोर किए हो दे, मैं वो बात करूँगा जो मैं उसके नज़दीक रहूँ। मैं उसको कहता रहा कि तुम्हारी पार्टी में MNAs हैं, उसमें एग्रीकल्चरिस्ट भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, साइंटिस्ट भी है, हर किस्म का आपका MNA है। इन्हीं लोगों को वजारत दो, इन्हीं को ट्रेन करो, ये आपका असासा है। लेकिन वो ये जो है टेक्निकल आदमी है, ये फलाना है, वो सारे पैसों वाले आते थे, लूट कर चले जाते थे, 6 महीने के बाद देखते थे किधर गया वो बंदा, पता चले जी वो लूट कर चला गया। तो उसकी तो अपनी सोच ही नहीं है, उसको हमदर्दी नहीं है अपने MNAs MPs से। पूछो, इनको तो घास भी नहीं डालता था, इनसे तो हाथ भी नहीं मिलाता था, इज़्ज़त तो उसको नहीं आती, उसको हाथ मिलाना नहीं आता। मैं कभी भी वो उससे ना घबराया ना कि। खटक साहब ये फरमाएं सर, अगर इमरान खान की अपनी सोच तो कौन चला रहा था सर उनको? उनकी हुकूमत को कौन चला रहा था? हुकूमत को आज़म खान चला रहा था, बिल्कुल 100%। वज़ीर की कोई हैसियत ही कोई नहीं। और खान साहब की सोच को कौन चला रहा था? वो मुझे आप कहें, आप जो कहना चाहते हो, मैं नहीं कहना चाहता, मैं औरतों के लांझे में नहीं आता। उसकी तो अपनी सोच है, मैं नज़दीक से जानता हूँ जी। बस खोखा सा दिमाग है और बस वो लोगों पर झूठा ट्रस्ट करता है, लोगों को अपने नज़दीक लाता है, इस्तेमाल करता है, फिर धक्का देता है। टिशू पेपर जैसे इस्तेमाल होते हैं। तो मैं तो सारी उम्र नहीं इस्तेमाल हो सकता था, मुझे अकल है। मेरे जैसे आदमी को बेवकूफ़ बनाया, मैं समझा आ रहा है नया पाकिस्तान बनेगा, खुशहाली आएगी, डॉलर आएगी, कारखाने लगेंगे, लोगों की इज़्ज़त बहाल होगी, मुल्क से रिश्वत ख़त्म होगी। कौन सा चेंज आए? कोई एक कारनामा तो दिखा दे। वो छोटे छोटे दिखावे की चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या किया? मुझे तो ये कोई बताया ना कि कौन सी पार्टी ने पाकिस्तान के लिए काम किया। हर एक ने मज़े लिए, ऐश किए और ऐसा लूटा कि तौबा करते हैं। सही सर, जब आपने जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान किया तो उस वक्त साबिक स्पीकर असद कैसर साहब भी आपके साथ थे, फिर वो आपके साथ नहीं आए सर, क्यों आपकी और उनकी राहें जुदा हो गई? नहीं, उसकी अपनी सोच है। मैंने उससे बात की, उसने कहा नहीं मैं अभी नहीं जाना चाहता। मैंने कहा आप, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। मैंने क्योंकि 4 साल असद कैसर को पता है कि 4 साल मैंने किस तरह वक्त गुजारा है। मैं 2-3 दफ़ा फ़ैसला कर चुका था कि मैं छोड़ रहा हूँ। असद कैसर मुझे मना लेता था, कभी मतलब हम दोस्त थे, वो मना लेता था, लेकिन मैं तो पहले से इरादा, लेकिन मैं वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि मुझे मौका मिले और मैं इस बंदे से बदला लूँ, क्योंकि वो गुरूर है। एक आदमी जब गुरूर करता है, अल्लाह उसको नहीं पसंद करता। उसका गुरूर देखें, उसने ऐलान किया कि सब चले जाएं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इतना भी गुरूर कर, हमारा तो एक वर्कर हमसे चला जाए, हम रात को नींद नहीं आती। कैसर साहब के रोकने की वजह से आप रुके हुए थे? हमारा ये आपस में था, कभी वो खफा हो जाता था, मैं राज़ी कर लेता था, मैं खफा होता था वो, लेकिन मौका नहीं था का इंतज़ार। जब बदला लेना है बंदा सही फिर बदला लेता है, इस तरह नहीं कि गधा बन के गलत फ़ैसला करे। तो इंशाल्लाह इस सूबे में मैं दिखाऊँगा, आप रिज़ल्ट देखेंगे कि कहाँ है। तो वो तहरीक इंसाफ तो हमने बनाई, ये जो MNAs MPs है 60% तो मैं शामिल। साहब मैं इसी सवाल पे आ रही थी सर। ये जिस सूबे में आप बैठे हुए हैं, इसमें 2 बार कामयाबी मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ऑब्वियसली बड़ा क्रेडिट जाता है आपको। और ये वो सूबा है कि जहाँ पर दूसरी बार चांस नहीं देती है आवाम, लेकिन आवाम ने चांस दिया। अब जिस PTI के प्लेटफॉर्म से आपने 2 बार वहाँ पर हुकूमत बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उन्हीं के खिलाफ आप लड़ने जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है सर? देखिए, उस इमरान खान की सोच देखें।
लोगों को कहता था, क्योंकि आज़म खान में से आखिरी 10 महीने चीज कहते ये आज़म खान की वजह से ये KP में इतना सब कुछ हुआ है। वो 10 महीने रहा। तो मैं वहाँ पूछता रहा ना कि आज़म खान तो आपके साथ 4 साल से, मुझे बताया ना 4 साल में आज़म खान ने क्या किरदार अदा किया, आज गवाह बन गया उसके ख़िलाफ़। तो मतलब है ये इसको किसी की इज़्ज़त का सवाल नहीं, वो नहीं चाहता कि कोई आगे बढ़े, वो देख रहा होता है कि कोई आगे बढ़ रहा है उसकी टांगें काट दो। ये तो है तारीख। हमें देखें, वो अर्तुगरुल फिल्म पे लगा दिया, सोचे उसमें था क्या, उसमें ये था कि कुर्सी के लिए बाप को कत्ल करो, बेटे को कत्ल करो, बहन को कत्ल करो, माँ को कत्ल करो, ये उसकी सोच है। अगर लोगों को ये समझनी है कि इमरान खान की सोच क्या है, उसकी सोच यही है कि सियासत के लिए गंदागिरी करो, जो मर्जी करो, कुर्सी तक पहुँचो, मारना है मार दो, जलील करना है जलील कर दो। सबको बेइज्जत किया है, हमारे सब लोगों को इसने बेइज्जत किया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको बेइज्जत करेगा। जी सर, आगे बढ़ते हैं ज़रा। आप ख़ुद वज़ीर आला रहे हैं, आपके बाद महमूद खान साहब इस सूबे में वज़ीर आला रहे, अब आप दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर सर आपकी पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाती है तो कौन होगा वज़ीर आला का कैंडिडेट? आप खुद होंगे या आपकी जमात से कोई और होगा? नहीं, हमारा फैसला हुआ है, मैं ख़ुद लीड करूँगा, मैं इंशाल्लाह वज़ीर आला बनूँगा। हमारी मेहनत है, मेरे पास बड़े अच्छे लोग शामिल हो रहे हैं और इलेक्शन लड़ेंगे और मुकाबला करेंगे। और इन लोगों की मैं इलेक्शन जीतो या ना जीतो, मैंने इस मुल्क को, लोगों को इन मुजरिमों की शक्ल दिखानी है कि ये सियासी लीडर जो कि मुजरिम है, इस मुल्क के गद्दार हैं, इनकी वजह से महंगाई है, इनकी वजह से बेरोज़गारी है, दुनिया में खुशहाली आ रही है, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो ये मुजरिम को अगर ये हमारी कौम ना पहचान सके फिर तो ये कौम नहीं हुआ, ये तो ऐसी भेड़ बकरियाँ। तो ये लोगों को समझ आ जानी चाहिए। बातें अभी हो रही हैं, इलेक्शन से पहले ही ज़बान ज़दे आम इस तरह की बातें हैं कि शायद कोई इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, सिंगल मेजॉरिटी किसी को नहीं मिलने जा रही है। तो जिन लोगों को आप मुजरिम कह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, PMLN भी, तो सर अगर विफाक में आप आते हैं तो क्या आप इनके साथ फिर हुकूमत में भी नहीं होंगे? सूबे में भी आप इनके साथ हुकूमत में नहीं होंगे अगर ये इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं? तो देखिए, अगर सूबे की हुकूमत बनेगी, मैं लीड करूँगा तो फिर तो देखी जाएगी, लेकिन वफाक में तब बैठूँगा कि मेरे सूबे के हकूक़ की बात करूँगा कि मेरे सूबे को अगर फाटा के हकूक़ है, जो मर्ज एरियाज़ है, हमारे सूबे के हकूक़ है, हमारे नेट हाइडल प्रोजेक्ट के पैसे, यानी काजी फार्मूला, यानी खटक साहब, बकौल आपके जो लोग मुजरिम हैं वो उनके साथ ये मुमकिनात में है कि आप उनके साथ इत्तेहाद बना सकते हैं, उनके साथ हुकूमत में बैठ सकते हैं आप? बिल्कुल, अगर मेरे सूबे के हकूक़ पे बात करेंगे, मुल्क के लिए काम करेंगे, मैं कमिटमेंट लूँगा। अगर उनकी कमिटमेंट सही हो सकता है एक इंसान गलत है और उसकी सोच बेहतर हो जाए, अल्लाह करे इस मुल्क में ये ईमानदारी से काम करे, मुल्क बहुत अच्छा है, इसको आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन काश इनकी अपना कोई विजन और सोच हो। जी ठीक। खटक साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पूछना चाह रही हूँ। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था 25 तारीख का, उसी दौरान शाह महमूद कुरैशी साहब के पास एक फ़ोन कॉल आई थी जिस पर खान साहब ने मना कर दिया था कि छोड़ो, रहने दो अभी से। आप भी साथ ही बैठे हुए थे। सर किसकी कॉल थी? देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा है कि हमें 3 मौके मिले। एक मौका मिला कि हमारा जब धरना था, हमें कहा गया कि 6 दिन इसको पीछे कर लो और शहबाज शरीफ जो है वो इस्तीफ़ा दे देगा। मैं आया इमरान खान के पास, वो टोटल इनकारी हो गया कि ये ऐसी झूठ है। मैंने कहा 6 दिन आगे जाने से क्या फ़र्क पड़ता, वो नहीं माना। फिर हमारी जो हमारे वो थे हुकूमत में जो सारे थे, उनके साथ मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि ये धरना इसको पोस्टपोन कर दो, हम आपके साथ बैठते हैं, फाइनल करते हैं। हम वापस आए, मैं ख़ुद गया, फिर मैं और शाह महमूद वापस आए, फिर खान साहब से बात की कि वो कहते नहीं मैं नहीं करने वाला। तो देखिए, ऐसा आदमी जिसने हमें कहा नहीं करने वाला और उसी सुबह धरना ख़त्म कर दे, इसका मकसद क्या था? इस तरह तीसरा चांस भी मिला कि वो अलीम खान को वज़ीर आला बना दो, आपकी हुकूमत नहीं जाए। उसका मकसद हुकूमत जाने के बाद ये था कि मैं अवामी ताकत पर इस फ़ौज के ख़िलाफ़ इनकलाब लाऊँगा। उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, जेल जाने की ट्रेनिंग दी, धरने डंडों और गैस की ट्रेनिंग दी, हमें गांव-गांव में निकलने की ट्रेनिंग दी, हमें इन सब जगहों पर लोगों को जाके प्रैक्टिस कराया। पूरे प्लान हम समझे नहीं कि एंड में क्या हो रहा है। सर ये जो कुछ पिछले 16-18 महीने पाकिस्तान में होता रहा, आप ये कह रहे हैं कि ये बाकायदा इमरान खान साहब की या PTI की प्लानिंग के तहत हुआ कि जहां जहां मामला सेटल डाउन हो रहे थे वो जानबूझकर इसलिए नहीं किए गए ताकि फिर ये हालात हों? जी, PTI के नहीं थे, PTI का कोई लीडर कुछ नहीं पता, ना मुझे पता था। ये इमरान खान की प्लानिंग थी और हम समझे ही नहीं। देखिए,
ये रोज़ हमें धरने, आंसू गैस, लाठीचार्ज, ताकि लोगों का डर ख़त्म हो जाए, जेल भरो तहरीक ताकि जेल जाने का डर ख़त्म हो जाए। ये जो डिफरेंट GHQ है, हर तरफ लोगों को प्रैक्टिकली ले गया था। सर वो फोन कॉल किसकी थी ये तो बता दें खटक साहब। सर मुझे शाह साहब के पास एक कॉल आई थी, इमरान खान साहब 25 तारीख का ऐलान करने जा रहे थे लॉन्ग मार्च के हवाले से, और फिर एक कॉल आई थी और फिर खान साहब ने मना कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। आप भी साथ ही बैठे हुए थे, वो किसकी कॉल थी शाह साहब को? वो यही बात है कि मतलब उसको वक्त जनरल बाजवा की थी और किसकी होगी, उन्हीं की कॉल्स आती थी। वो तो पूरी कोशिश कर रहे थे कि माहौल ठीक। देखिए 1.5 साल उसने मुल्क में इंतशार फैलाया। क्यों फैलाया? इसलिए फैलाया कि मुल्क तरक्की ना करे, हुकूमत नाकामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज सरबराह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू इनसे चल रही थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ प्रोग्राम में रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आसिफ करमानी साहब ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं आसिफ करमानी साहब, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम करमानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। करमानी साहब, मियाँ साहब की वतन वापसी के साथ ही आपकी जमात जो है वो बड़ी पुरउम्मीद है इलेक्शंस के हवाले से, जीत के हवाले से। लेकिन इस एतमाद के बावजूद करमानी साहब क्या वजह है कि अब तक पार्टी टिकट्स जो है उसकी तकसीम फाइनलाइज नहीं हो सकी है, बल्कि टिकट की तकसीम की जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें भी खासी तलखियां सामने आ रही हैं? क्या रीजंस हैं इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया किरण बीबी फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी जमात है और बड़ी डीप रूटेड जमात है। और मियाँ साहब जो काफ़ी तवील गैर हाज़िरी के बाद जब वापस तशरीफ़ लाए हैं तो नेचुरली मैं समझता हूँ कि जमात में एक नया एक जज्बा और एक तहरीक पैदा हुई है। और फिर आप इससे ये देख लीजिए कि नून लीग वाहिद जमात है कि जो इस वक्त आपको तमाम सियासी जो इंतखाबी मराहिल हैं उसमें आगे नज़र आती है। कि हमारे 17-18 इजलास हो चुके हैं पार्लिमानी बोर्ड्स के, और उसकी वजह ये है कि इतने तवील तर इजलास हो रहे हैं कि हर एक हल्के से 10-10, 12-12 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया हुआ है। However, having said that, कि चंद दिनों तक मेरा ख्याल ये मामला कंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक चला जा रहा है। आज आखिरी तारीख थी कागजात नामजदगी की भी, तो आप देखेंगे कि जब फाइनल हो जाएंगे उम्मीदवारों का फैसला, हतमी एक लिस्ट जो आ जाएगी, तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब पूरे जोरों शोर से मुतहरक भी होंगे, अपने उम्मीदवारों की कैंपेन भी करेंगे और जो भी आपकी गिले शिकवे इंशाल्लाह दूर कर देंगे। अच्छा करमानी साहब, ये फरमाइए सर, कल आपके सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि 7 महीने गुजर चुके हैं, 9 मई किसने किया है ये फैसला कर लें या मिट्टी डालनी है तो ये बता दें। तो सर ये पैगाम इरफान सिद्दीकी साहब या नून लीग किसको दे रही है और क्यों दे रही है? और क्या सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी की ख्वाह है? सर पहली बात तो ये है कि इरफान सिद्दीकी साहब ने जो बात कही है, मैं समझता हूँ उनकी ज़ाती राय हो सकती है, मेरे लिए वो बहुत मोहतरम हैं और बेहतर होगा कि इसका जवाब इरफान सिद्दीकी साहब से ही लिया जाए कि उनको क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन जो भी उन्होंने कहा, जो मैंने सुना समझा कि वो उनकी एक ज़ाती राय है, नंबर 1। दूसरा, आपने जहाँ तक कहा कि मैं बड़ा इस मामले में क्लियर हूँ और मुस्लिम लीग नून भी, किरण बीबी इस मामले में बड़ी क्लियर है। हमारा शुरू से देखें, और मैं बारहा आपके प्रोग्रामों में भी, दीगर प्रोग्रामों में भी अर्ज कर चुका हूँ कि जो लोग सानेहा 9 मई में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्विस हैं, जिन्होंने रियासत पाकिस्तान, जिन्होंने पाक फौज, जिन्होंने शोधा की यादगारों पर हमला किया, जिन्ना हाउस पर हमला किया, गिराओ जलाओ तोड़ किया, ये तो रियासत पाकिस्तान पर फौज पर हमला था, बगावत पैदा करने की कोशिश की गई। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि उन लोगों को, अफराद को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त कतई नहीं होनी चाहिए। हाँ, जिनके हाथ साफ हैं, जो नीट हैं, क्लीन हैं, जो उस 9 मई में मुलव्विस नहीं थे, उनको हर सूरत इजाज़त मिलनी चाहिए इलेक्शन में हिस्सा लेने की। आइन और कानून उनको एक आज़ाद शहरी के तौर पर इजाज़त देता है जिनके हाथ साफ हैं। मैं तो बड़ा क्लियर, और हमारी पॉलिसी पार्टी की भी यही है।
ठीक से सर, इस वक्त मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये शिकायतें की जा रही हैं कि बाकायदा कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने आरोप की काम में मुदाखलत की शिकायत पर IG पंजाब को ख़त लिखा है। सियासी जमातों की तरफ से सर लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा किया जा रहा है। PTI के पास इंतखाबी निशान नहीं रहा है। इस तमाम सूरत हाल में क्या आने वाले इलेक्शन सर आने से पहले ही, होने से पहले ही मुतनाज़े नहीं होने जा रहे हैं या हो रहे हैं? ये किरण बीबी जो आपने वाकयात बताए हैं, मेरी भी कानों से ये बात गुजरी है कि चंद जगह पर उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए हैं। लेकिन उसमें अब दो चीजें हैं। एक तो ये है कि ये बुनियादी तौर पर इस वक्त निगरान हुकूमतें इस मुल्क में बैठी हुई हैं। अच्छा, दूसरा इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद है, बड़े फैसले ले रहा है वो। तो ये उनका काम है इलेक्शन कमीशन का और निगरान हुकूमत का कि अगर ये जो वाकयात हो रहे हैं इनका नोटिस लें, और वो लोग जो बेगुनाह हैं, मासूम हैं, जिन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, जिन्होंने कोई तखरीबकारी नहीं की, कोई घिराव जलाव नहीं किया, अगर उनसे और खुसूसन ख़वातीन से ऐसी चीना झपटी हो रही है तो पता चलाया जाए वो कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन का काम है और निगरान हुकूमत का, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट। एंड दूसरी बात कि जिन लोगों से ये छीने जा रहे हैं उनका भी एक फर्ज बनता है कि वो जाकर निशानदही करें कि किन लोगों ने उनसे छीने। अगर ये जो हो रहा है, मैं इसको किसी सूरत भी इलेक्शन के लिए एक कोई सेहतमंद रिवायत नहीं करार दूंगा। दुरुस्त सर, ये भी फरमाइएगा ज़रा, ये क्या वजह है कि नून लीग की अभी तक, बिल्कुल ही हम करीब इलेक्शन के पहुंचते जा रहे हैं, अभी तक IPP हो गया, काफ लीग, MQM, किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामला फाइनलाइज नहीं हो पा रहे हैं, किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या रीज़न है सर इसके पीछे? एक तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि तमाम जमातें जो हैं उनको इलेक्शन से पहले इस किस्म की सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद में जाने के मैं हक में नहीं हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब आप इस तरह की एडजस्टमेंट में जाएंगे तो उसके बाद फिर ये खदशा होता है कि आपके पुराने लॉयल कमिटेड जो वर्कर्स हैं, जो साल साल से आपके साथ हर गर्म सर्द में खड़े हैं जैसे तैसे भी, उनकी हक तलफी होती है। नंबर 1, इसका बेस्ट तरीका ये है कि तमाम जमातें जो हैं वो अपने जोरे बाजू पर अपने इलेक्शन लड़ें, ताकि उनको मालूम हो कि जो वोट उनको पड़ा है वो जेन्युइन उन्हीं का वोट है, वो मांगे तांगे का वोट लेकर नहीं असेंबलियों में गए। वंस दे आर इन द पार्लियामेंट, जो भी जमातें जीत कर पार्लियामेंट में जाती हैं, वहां जब हुकूमत साजी, गवर्नमेंट फॉर्मेशन का मरहला आए, वहां फिर इत्तेहाद और ताउन जौन सा है उस पर वो जरूर होना चाहिए अगर उसकी जरूरत हो। लेकिन इलेक्शन से पहले इस किस्म की कि 4 तेरी 3 मेरी 6 उसकी, उससे मैं समझता हूँ कि हकदार का हक मारा जाता है और मैं ज़ाती तौर पर इसको समझता हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा इत्तेहाद होता है, सीट एडजस्टमेंट होती है और पार्टी करती है किसी से भी, तो मैं अपनी पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद। करमानी साहब प्रोग्राम में मेरे साथ ही मौजूद हैं, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा ज़रा कि नून लीग कह रही है कि अगर आप लोग इलेक्शन जीत जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट तो नवाज शरीफ साहब होंगे, तो सूबे की हुक्मरानी किसके पास होगी सर? कौन होगा वजीर आला या होंगी? देखिए, ये इट ऑल डिपेंड्स कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को इतनी सीटें दें, और देनी चाहिए उनकी माजी की कारकर्दगी देखते हुए कि नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा भी वज़ीर आज़म बने। और जाहिर है पंजाब का जो इसमें इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि कौन मरकज में वज़ीर आज़म बनेगा। अगर तो मुस्लिम लीग नून को अवाम इतनी नशिस्तें देते हैं, जिसकी मुझे उम्मीद है, तो फिर मरकज में हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे। अभी तक पंजाब में स्ट्रक्चर क्या होगा, अभी उस पर कोई पार्टी में इस बारे में कोई सोच विचार नहीं है। पहले ये फैसला हो जाए कि किस जमात की कितनी सीटें आती हैं, उसके बाद फिर मुशावरत से नवाज शरीफ साहब, या अगर हमारी जमात को पंजाब में मौका मिलता है तो फिर इस मसले को भी हम हैंडल रिजॉल्व कर लेंगे जी। यानी सर अभी तक शहबाज शरीफ, मरियम साहिबा या हमजा शहबाज शरीफ,
इन तीनों के नामों के हवाले से मुशावरत नहीं हुई। अगर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, आपके हिसाब से सर कितने % चांसेस हैं शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आला बनने के, मरियम साहिबा की वज़ीर आला बनने के, या शहबाज शरीफ के हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने के, कितने % चांसेस हैं इनके? देखें, इनके चांसेस हैं भी और नहीं भी। वो इस तरह कि ये फैसला अकेले नवाज शरीफ साहब ने नहीं करना। पहली बात, नवाज शरीफ साहब ने जब भी माजी में भी शहबाज शरीफ साहब की चीफ मिनिस्टरशिप की बारी आई थी, तब भी नवाज शरीफ साहब ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मुशावरत से शहबाज शरीफ साहब का इंतखाब किया था। तो नवाज शरीफ साहब जो भी कदम उठाएंगे वो अपने तमाम साथियों की, खुसूसन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और वर्किंग कमेटी की मुशावरत से ये फैसला किया जाएगा कि पंजाब में अगर हमें हुकूमत मिलती है तो हमारा वज़ीर आला कौन होगा। ये फिलहाल इस बारे में मैं समझता हूँ क्या सराई करना वो सिर्फ काइट फ्लाइंग होगी। बहुत शुक्रिया। आसिफ करमानी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट तो नवाज शरीफ साहब ही होंगे अगर इलेक्शन जीत जाते हैं, लेकिन पंजाब में कौन होगा वज़ीर आला उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है, और ये फैसला ऑब्वियसली PMLN की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो करेगी, ऐसी बात कर रहे थे आसिफ करमानी साहब। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करूँगी, एक हुए यहूद व नसारा शुमाली अमरीका से मशरक़ वस्ता तक, हमें माफ़ कर दो अहले फ़लस्तीन, तुम मरते रहे हम सोते रहे, तुम पर हर तरफ से आग के गोले बरसे रहे, हम अपनी तस्कीन का सामान करते रहे। वो तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर रहे थे, हम पुरतायुश ग़िज़ा का एहतमाम कर रहे थे। तुम्हारी बहनों की इज्जतें लूटी गईं, बुजुर्गों के आज़ा काटे गए, हम तशवीश का इजहार करते रहे। तुम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, हम तुम्हारे साथ हैं, बस हम यही सदा लगाते रहे। तुम पुकारते रहे कि हम मुसलमान हैं, क़िबला अव्वल के मुहाफ़िज़ हैं, रसूल खुदा के जानिसार हैं। हम नारे तकबीर बुलंद करके मोबाइल बंद करते रहे। हमें माफ़ कर दो अहले फ़लस्तीन, हम नाकाम हो गए। मुस्लिम रियासतों के सारे हुक्मरान नाकाम हो गए। क्या ये मंजर करबला का सा नहीं है? हमें मालूम था, हमें मालूम है कि कौन जालिम है और कौन मजलूम है, लेकिन हम खामोश हैं। उस वक्त भी ताकत के आगे मुसलमानों ने सर झुकाए, लेकिन मोमिनीन ने अपने सर कटवाए। क्या आज भी मंजर वही नहीं है? 20,000 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, 8,000 मासूम बच्चे कत्ल हो गए हैं। कितने ही बुजुर्ग सर्द तरीन रातों में सिसकते हुए, ठिठुरते हुए, खुली आंखों से जान खो बैठे हैं। बहनों की इज्जतें लुट गई हैं। माएँ अपनी कोख में मासूम जाने लिए आग के गोलों में जला दी गई हैं। अहले दुनिया तमाशा देखती रही है, लेकिन मदद को कोई नहीं आया। गैरों से क्या शिकवा करें, मुस्लिम दुनिया ही मसलहतों का शिकार है। जालिम इजरायली वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि उस वक्त तक जंग जारी रहेगी जब तक कि हमास की तबाही और अपने यरगमालियों की वापसी को यकीनी न बना लिया जाए। इसराइल ने सलामती काउंसिल में जंग बंदी के मुतालबे को बार बार वेटो करने पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया है और सारी मुस्लिम दुनिया को बताया है कि हमारे खिलाफ वो एक हैं। आज जो मुसलमान रियासतें पुरसुकून है ना कि मरने वाले फ़लस्तीनी हैं, तो वो शाम, इराक़, अफ़गानिस्तान को याद रखे कि ये आग कभी भी किसी के भी गले का हार बन सकती है। वक्त ख़त्म हो गया है, अल्लाह ने के पास।